रिकॉर्डिंग ऑन। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। अब क्लियर है सबको, व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार। It is an essential aspect of human interaction and occur in the various form and context. The primary goal of communication is to achieve mutual understanding and convey meaning effectively. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लोगों का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ओके, अब इस पूरे पेपर में इस को रखा क्यों गया, इस पर अगर थोड़ा सा बात करें तो कोई बताए अच्छा सा। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। बताइए कि कम्युनिकेशन को जो है इन्वॉल्व क्यों किया गया इस पेपर में। यही मतलब है यहाँ कि कहीं भी हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या टीचिंग करना चाहते हैं या प्रोफेसर बने या कोई पीएचडी स्कॉलर बने, इसके बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम रिसर्च करते हैं, अपने सैंपल के साथ अगर कोई बात करते हैं, अपने गाइड के साथ कोई बात करते हैं या अपने रिसर्च के एलिमेंट्स के साथ कुछ बात करते हैं, जैसे कि ट्राइबल अगर मेरा कोई एलिमेंट है तो उससे बात करते हैं, तो इन सब के बीच में जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब कुछ कम्युनिकेशन के जो है की एलिमेंट्स हम लोग को देखने हैं, जैसे कि सबसे पहला कम्युनिकेशन में एलिमेंट जो होता है वो होता है सेंडर, जो मैसेज को सेंड करने वाला था, जो अपनी बात को कहने वाला होता है। द पर्सन आर एंटिटी ओरिजिनेटिंग द मैसेज। इसके बाद एक एलिमेंट होता है मैसेज, जिस बात को कहा जा रहा है किसी से वो। इसके बाद इनकोडिंग का मतलब है कि उस मैसेज को इस फॉर्मेट में बदला जाए जिससे कि वो आसानी से सामने वाला पर्सन जो है वो समझ सके। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड एंड गेस्चर्स, ये क्या है? इनकोडिंग है। इसके बाद एक चैनल होता है, चैनल का मतलब होता है जिसके माध्यम से मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, वो चैनल हो गया। इसके बाद रिसीवर होता है, जो इस मैसेज को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग करने का मतलब है कि जो यहाँ इनकोड किया गया था उसको फिर उसी लैंग्वेज से डिकोड किया जाएगा। डिकोड करने के बाद उसको जो है फीडबैक प्रोवाइड कराया जाता है कि तुम्हारी बात हमें समझ में आई या नहीं समझ में आई। आठवां जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। ये सारा जो लफड़ा हो रहा है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हो रहा होगा, जिसमें सेंडर भी इंटरेस्ट रखता होगा और रिसीवर भी इंटरेस्ट रखता होगा। इसके बाद नॉइज का मतलब ये है कि बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मैसेज को डिस्टर्ब करेंगे आने जाने में, समझने में या उसके ट्रेवलिंग में। तो ये इतने कई एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ है सेंडर। जैसे मान लिया कि मैं किसी से कोई बात कहना चाहता हूँ, तो मैं हो गया सेंडर। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो हो गया मैसेज। ठीक है, और मैं उस बात को जिस माध्यम से कहूँगा वो हो गया चैनल। और उस मैसेज को अगर मैं किसी फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, या उसको वर्ड फॉर्मेट में करता हूँ, या सिंबल फॉर्मेट में करता हूँ, या वॉइस फॉर्मेट में करता हूँ, तो वो हो गया इनकोडिंग। और इन सारे प्रोसेस को
अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको, उसके आने जाने या ट्रेवलिंग में या समझने में कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, तो उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। इसके बाद इधर जब आते हैं तो होता है डिकोडिंग। मैंने जो मैसेज इनकोड किया था वही मैसेज जो है रिसीवर के पास जाएगा, तो वो पहले जो है डिकोड करेगा। डिकोड करेगा तभी वो समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसके बाद ये फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी कम्युनिकेशन का। ठीक है, समझ में आया? ओके। नॉइज में हम लोग देख सकते हैं कि, हाँ बताइए। ये आगे हम लोग देखेंगे देखेंगे अच्छे से देखेंगे, अभी मैं बस एलिमेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है। वैसे ये भी एक प्रोसेस ही है। सबसे पहले सेंडर होता है, उसके बाद इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग के बाद जो है मैसेज इनकोड किया जाता है। इनकोडिंग के बाद मैसेज हमारा तैयार होता है। उसके बाद उसी मैसेज को चैनल के थ्रू जो है हम लोग ट्रेवल कराते हैं। ट्रेवल करने के बाद उसको जो है डिकोड करता है। उसके बाद रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचता है और इसके बाद जो फीडबैक देता है। और सबके बीच में जो है ये नॉइज एक प्रकार का आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस ही है, स्टेप्स ही हैं, इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे बहुत सारा मॉडल हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का, जो बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि हमको कम्युनिकेशन में इसमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। सबसे ये 4 चैप्टर ये कम्युनिकेशन में, बहुत छोटा चैप्टर है। पहला मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पहले चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया। ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। जो टाइम लगेगा हमारा यहाँ लगेगा और यहाँ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सबसे बड़ा चैप्टर पहला है, जिसको मुझे लगता है कि 2 क्लास तो लगेगी पहले चैप्टर को पूरा खत्म करने में। ये एलिमेंट सबको, हाँ। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं अच्छे अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है एक्यूरेट मैसेज। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि दो लोग अगर किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो पहले से उनको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो सकेगा। नहीं तो मैं बात करना चाहता हूँ आम पे और सामने वाला बंदा जो है बात करना चाहता है इमली पे, तो यहाँ जो है दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको। दूसरा है एक्यूरेट मैसेज। अगर मैं किसी से कोई बात कहना चाहता हूँ तो मेरा जो मैसेज है वो एकदम सटीक होना चाहिए, मैं उसे गोल गोल घुमा के ना बोलूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो सामने वाला वो बोलता है कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये होता है कि हमारा मैसेज जो है एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग, समझ। समझ का मतलब है कि मैं जिस मीडियम या जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ उसे मुझे भी समझ होना चाहिए और मैं जिससे बात करना चाहता हूँ उसे भी यूज होना चाहिए। अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूँ तो चैटिंग का नॉलेज हमको भी होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को भी चैटिंग का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद इम्पैथी। इम्पैथी और कॉन्टेक्स्ट दोनों एक जैसे होते हैं। समान अनुभूति, कि मैं भी चाहता हूँ बात करना, मुझे भी अनुभूति हो रही है कि मुझे जो है इस टॉपिक पर बात करना चाहिए और सामने वाले पर्सन को भी इस बात पे अनुभूति हो रही है कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग इम्पैथी बोलते हैं, समान अनुभूति। क्लियर है। पांचवा पॉइंट है इफेक्टिव लिसनिंग। अगर मैं किसी को कोई बात कह रहा हूँ तो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसे जो है एक इफेक्टिव लिसनर होना चाहिए, जिससे कि सारी बातें जो उसके पास तक अच्छे से डिलीवर हो पाए और डिलीवर होने के बाद जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। फ्रिक्वेंट, छठवां है
कि बारंबार होना चाहिए। फ्रिक्वेंट का मतलब है कि मैं अगर किसी से कोई बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है फ्रिक्वेंसी हमारी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंट बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बात अभी बोल रहा हूँ, एक बात जो है 2 घंटे बाद बोलता हूँ, एक बात जो है वो होता हूँ। ऐसा जब हम किसी से चैटिंग वगैरह जब करते हैं तो वहाँ देखते होंगे कि अगर मैसेज तुरंत सेंड और रिसीव हो रहा है तो वहाँ जो है बात करने में अच्छा लगता है। अगर मैसेज जो है मैंने सेंड किया और 5 मिनट बाद फिर रिप्लाई आता है, फिर मैं सेंड करता हूँ मैसेज, फिर 5 मिनट बाद रिप्लाई आता है, तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फ्रिक्वेंट होना चाहिए। यूज ऑफ मल्टी चैनल का प्रयोग होना चाहिए। मल्टीपल चैनल का प्रयोग का मतलब है कि जब हम लोग किसी से आमने सामने से बात करते हैं तो बस अपनी आवाज़ के थ्रू ही बात नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, अपने आँखों को पिच के अनुसार ब्लिंक भी करते हैं, आवाज़ के टोन को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये क्या यूज ऑफ मल्टीपल चैनल है। ठीक है, जैसे कि इससे क्या है कि मैसेज की सटीकता और मैसेज की समझदारी जो है हमारी अधिक ज़्यादा बढ़ती है। अथवा है कि फेस टू फेस अगर कम्युनिकेशन हो पा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नौवा है कि टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं। वन वे कम्युनिकेशन ये होता है कि मैं कोई बात बस किसी से बोले जा रहा हूँ, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। टू वे कम्युनिकेशन वो होता है कि मैं भी बात कर रहा हूँ और सामने वाला पर्सन भी सेम टू सेम रिप्लाई जो है वो किए जा रहा है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमको चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम लोग बात जो है टू वे करें। उसके बाद 10वां है कि जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण के लिए जो है बार बार पूछा जाए। 11वां है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। ये और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई गुस्सा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज गुस्से वाला दिखना चाहिए, तब उसकी बातों को कोई अच्छे से समझ सकता है। अगर कोई हंस के बात कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हंसने वाली ही होनी चाहिए। इससे जो है कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होता है। 12वां है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई भी बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसे लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? ओके, इसी को यहाँ जो है लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। पढ़ लेंगे हम लोग एक बार अच्छे से, वही बात जो है लिखी गई है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब बताने की ज़रूरत नहीं लग रहा है हमको सारी चीज़ें। हाँ, कौन से? जब एक्सेसिव करेंगे तब वो होगा। वैसे हमको पता चल जाता है कि जब हमें पता चल जाता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम लोग नहीं पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मुझे नहीं पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है, तब मैं पूछूंगा, आस्किंग टू क्लियरिफिकेशन करूंगा कि आखिर में क्या माजरा है कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें नहीं समझ में आ रही तो वहाँ हम लोग पूछ सकते हैं। एम्पैथी का मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर फीलिंग टू अदर्स। समान अनुभूति जिसको बोलते हैं कि वी वी हैव टू शेयर। ठीक है, और किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? यूजिंग अ वेरियस मेथड एंड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन इन
वो यूज ऑफ मल्टीपल चैनल मैंने आपको समझाने के लिए उसको थोड़ा सा ईजी कर दिया था। प्लेटफॉर्म और मेथड का मतलब है कि कोई चीज़ मैं वॉइस के थ्रू भी बता सकता हूँ और कोई चीज़ जो है अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बता सकता हूँ। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। और इसको अगर टेक्निकल वे में थोड़ा सा देखा जाए कि दो लोग अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि हमारा कोई एक चैनल जो है, अगर कई बार क्या होता है कि अगर एक ही चैनल के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं तो वो चैनल कई बार क्या करता है कि मिसबिहेव करने लगता है। तो इसलिए जो है अपनी बातों को इंश्योर, कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए एक से अधिक मल्टीपल चैनल का जो है यूज किया जाता है, जिससे कि उनकी बातें आसानी से इधर से आगे ट्रेवल कर सके। ठीक है। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन इंश्योर द मैसेज रीचेज ए वाइडर ऑडियंस, एकोमोडेट डिफरेंट प्रेफरेंस। वही बात है कि इंश्योर करता है कि अब मैसेज जो है हमारा वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बाकी सब क्लियर है सबको? यहाँ लिखा है कि मेंटेनिंग ए कंस्ट्रक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन। ये साइकोलॉजिकल थिंक है। ये किसी के बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए ये यूज किया जाता है, और जब बिहेवियर अच्छा होता है तो कम्युनिकेशन जो है भी अच्छा होता है। इसको हम लोग बस इससे समझेंगे। आगे है कि 7 सीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन अगर कोई कर रहा है तो उसमें कौन कौन से 7 सीज होते हैं। ये 7 सीज हम लोगों ने टीचिंग में भी पढ़ा है, तो सेम जस्ट लाइक वैसे ही होगा। पहला है क्लियरिटी, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है कोहेरेंस, चौथा है कंप्लीटनेस, पांचवा है करेक्टनेस, छठवां है कंसिडरेशन, सातवां है कोर्ट से। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? क्लियरिटी कि हमारी बातों में जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी वो दूसरे को समझ में आएगी। कंसाइजनेस है कि हमारी बात जितना छोटा हो सके उतनी छोटी हमको रखनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को समझने और सुनने में आसानी हो। कोहेरेंस का मतलब है कि द मैसेज शुड बी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंट। एक अच्छे फॉर्मेट में जो है मैसेज को हमें बनाना चाहिए, और वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन से सेंटेंस को यूज किया जाए, जिससे कि मैसेज अधिक से अधिक जो है वो लॉजिकल हो सके। चौथा है कंप्लीटनेस। हमारी बात जो है वो पूरी तरीके से पूरी होनी चाहिए, नहीं कि मैं आधी बात बोल के और बोलूँ कि इट्स ओवर, तो वो नहीं होना चाहिए। आगे करेक्टनेस है पांचवा, कि हमारा मैसेज जो है वो क्लियर भी होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो करेक्ट भी होना चाहिए। एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। ये जितना हो उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। छठवां है कंसिडराइजेशन, ये मैसेज शुड बी टेक इनटू अकाउंट द रिसीवर पर्सपेक्टिव। मान लीजिए कि इसमें मैं क्या बोलूँगा कि मैं अगर किसी 5वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहा हूँ तो उसके उसके हिसाब से बात करूँगा कि वो कौन से लैंग्वेज को कैसे समझ पाएगा। ये होता है कंसीडर करना, कि सामने वाले को हम लोग कंसीडर करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अगर 5वीं क्लास का बच्चा उससे हम लोग जो है MA के बच्चे की तरह बात करेंगे तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो ये होता है कंसिडराइजेशन, मतलब कि अपने सामने वाले को कंसीडर करना कि वो कौन सी बात को जो है अच्छे से किस तरीके से समझ सकता है। सातवां है कोर्ट से, द मैसेज शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ये तो सबको पता है, मैसेज जो है वो पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। क्लियर है सबको? किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? क्लियरिटी और कंसाइजनेस। ये कोहेरेंस, वही तो बोला कि हमारा मैसेज जो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पहले जाऊं और बोल दूं कि धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, और उसके बाद बोलूं कि हेलो
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ये जो है लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो हमारा मैसेज जो है, जो भी हम बातें करना चाहते हैं वो एक प्रकार से सिस्टमेटिक जो है स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद जो ये बोल रहे थे स्टेप्स के बारे में कि एक पूरा स्टेप्स क्या होता है, तो उसका एक टू वे कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलपिंग एन आइडिया, इनकोडिंग द मैसेज, ट्रांसमिटिंग द मैसेज, रिसेप्शन ऑफ मैसेज, डिकोडिंग द मैसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ और रिजेक्शन ऑफ मैसेज, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, गिविंग द फीडबैक। ये पूरा जो है एक स्टेप है टू वे कम्युनिकेशन का। इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। डेवलपिंग द आइडिया का मतलब है कि मेरे अंदर जो है विचार आता है कि मुझे जो है किसी से बात करना है, वो भी किस टॉपिक पे। तो वो जो है सब किसी मैसेज का इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज होता है। द इनिशियल स्टेप वेयर द सेंडर फॉर्मुलेट द आइडिया दे विश टू कम्युनिकेट। ठीक है, वही बात मैंने बताया। इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि क्लियरिटी एट दिस स्टेज इंश्योर दैट द सबसिक्वेंट स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर मोर इफेक्टिव। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहला स्टेज है। हाँ बताइए, कोई कुछ बोला? ओके। दूसरा है इनकोडिंग द मैसेज, संदेश को जो है इनकोडिंग करना, मैसेज को तैयार करना कि हमको क्या क्या बात जो है वो करनी है किसी से। द सेंडर कन्वर्ट द आइडिया इनटू मैसेज इनटू लैंग्वेज यूजिंग लैंग्वेज सिंबल एंड अदर मीन्स। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? प्रॉपर इनकोडिंग इज इनिशियल फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड द मैसेज एक्यूरेटली। इसके बाद क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, द सेंडर सेंड द इनकोडेड मैसेज थ्रू ए चूजन कम्युनिकेशन चैनल। वो कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, डाक घर हो सकता है, हमारा व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कोई भी ऐसा मीडियम हो जो किसी मैसेज को ट्रेवल करा सकता है, तो वो है ट्रांसमीटर जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? द चॉइस ऑफ चैनल वर्बल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कैन बी अफेक्ट हाउ द मैसेज इज रिसीव्ड एंड इंटरप्रिटेटेड। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जिस तरीके का चैनल यूज करेंगे वही डिसाइड करेगा कि हमारे मैसेज को कितनी कैसे जो है रिसीव किया जा रहा है और किस तरीके से उसको समझा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अगला है रिसेप्शन ऑफ मैसेज। आवाज जा रही है ना? सारी चीज़ें क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना? नेटवर्क की तरफ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इसलिए। ओके। चौथा है रिसेप्शन ऑफ मैसेज, संदेश का स्वागत करना। इसमें हम लोग देखते हैं कि द रिसीवर गेट ट्रांसमिटेड मैसेज थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। ये डबल ट्रिक और ब्लू ट्रिक वाला जो वो है मैसेज, वो हम लोग समझ सकते हैं कि रिसेप्शन ऑफ मैसेज। जब किसी के व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लग जाता है या सीन वाला जो दिख जाता है, तो इसका मतलब है कि वो मैसेज रिसीव हो चुका है। इसके बाद रिसीव हो जाता है तो उसको डिकोड किया जाता है, मैसेज को समझा जाता है। मैसेज को समझना, द रिसीवर इंटरप्रिटेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनकोडेड मैसेज। इफेक्टिव डिकोडिंग इंश्योर दैट द रिसीवर ग्रैब्स सेंडर इंटेंडेड मीनिंग। इसके बाद क्या है, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अगर मान लीजिए किसी ने मैसेज को रीड कर लिया, उसके बाद उसका जो है फीडबैक नहीं देता है, तो इसका मतलब कि वो जो है मैसेज को रिजेक्ट कर दिया है, या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अपना नहीं देता है, तो वो मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। अगर प्रतिक्रिया देता है तो उसको जो एक्सेप्ट किया जाता है। यूजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हम जानकारी उसको बताते हैं, जो मैसेज के थ्रू उसकी बातें बताई जाती हैं, उसको यूज करता है। द रिसीवर यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज, मेक डिसीजन, टेक एक्शन, फर्दर कम्युनिकेट।
जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से बोला कि हमें आम खाना है, किसी को मैंने मैसेज किया कि हमें आम खाना है, तो उधर से अगर उसने रिसीव किया और मेरे मैसेज के कंटेंट को जो है यूज किया, तो वो बोलेगा कि आम मिलेगा कहाँ। तो ये आम आम जो है वो मेरे कंटेंट को यूज करा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आठवां है गिविंग द फीडबैक। अगर वो इन इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें फीडबैक देना चाहता है तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टेज? यूजिंग द इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आया? सुनिए तब एग्जाम्पल सुनिए इसका। एक कॉन्टेक्स्ट है, नेट का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट के ऊपर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला बात कि मैंने ये सोचा कि मुझे किसी से बात करना चाहिए नेट के एग्ज़ाम के ऊपर। इसके बाद दूसरा मैं कि अपने मैसेज को फॉर्मेट करूँगा कि भाई नेट का एग्ज़ाम कब होगा, ये मैंने इनकोड किया उसको। तीसरा इसको किसी चैनल के माध्यम से मैं जो है सेंड करूँगा। ठीक है, चैनल के माध्यम से मैंने सेंड किया, वो मान लीजिए कि व्हाट्सअप हो सकता है। चौथा है कि ये मैसेज जो है सामने वाले को रिसीव होगा, डबल टिक लगेगा या मान लीजिए कि ब्लू टिक लगेगा। पांचवा है कि पांचवा यही था ना, एक मिनट, हाँ, वो मैसेज को डिकोड करेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि भाई नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो वो सोचेगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये पूछ रहा है कुछ, तो वो अपना दिमाग लगा थोड़ा सा मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कि या तो वो इस टॉपिक को एक्सेप्ट करेगा कि मुझे जो इससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब है कि वो आगे फर्दर बात करना चाहता है, रिजेक्ट का मतलब है कि वो इस पर मुझे बात नहीं करना चाहता है, तो वो जो है वहीं छोड़ देगा, तुरंत जो है मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। अगर वो बात करना चाहता है तो उसके बाद वो तुरंत जो है टाइपिंग वगैरह शुरू करेगा, तो मुझे लगेगा कि वो जो है मुझसे बात करने के लिए कुछ है। अगला है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन में हम लोग ये समझेंगे कि वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया इंफॉर्मेशन वो यूज करेगा। कि मैंने पूछा कि भाई नेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसने इंफॉर्मेशन किया थी कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा। वो मेरे इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और उसका जो आंसर वो खोजेगा, तब वो जाके मुझे लास्ट में फीडबैक देगा या उधर से जो है अपना बात को वो बताएगा कि नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को होगा। अगर मैं उससे नहीं बोलता कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, मान लीजिए कि नेट का एग्ज़ाम ना बोल के बोल देता एग्ज़ाम कब होगा, तो वो मेरे इंफॉर्मेशन को यूज कर पाता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब मैंने उसमें प्रॉपर इनकोडिंग किया कि नेट, तो वो नेट को यूज करके उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करेगा, उसके बाद अपना फीडबैक जो वो बताएगा कि 18 जून को नेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? नॉइज की भूमिका मान लीजिए कि बताता हूँ नॉइज किस किस तरीके से हो सकता है। मैंने जो है अपना मैसेज लिख दिया उर्दू में और सामने वाले को उर्दू नहीं आती है, मैंने कुछ भी लिख दिया और मैं मतलब समझ रहा हूँ कि इसका मतलब है नेट का एग्ज़ाम कब होगा, और सामने वाले को ये जो है फार्मूला, ये लैंग्वेज जो नहीं आती है, तो एक प्रकार का नॉइज हो सकता है। ठीक है, मैंने मैसेज किया व्हाट्सअप पे और पता चला कि सामने वाला व्हाट्सअप जो यूज ही नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रकार का चैनल नॉइज हो सकता है। ठीक है, हाँ,
मैंने मैसेज किया और नेटवर्क मेरा चला गया, ये भी एक प्रकार का नॉइस हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे नॉइस हो सकते हैं कि मैंने पूछा कि सारी चीज़ें मैंने लिखा सही, नेट का एग्ज़ाम कब होगा, और सामने वाले ने इसको इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं पाया। उसने पूछा कि तुम कब से नेट की तैयारी करने लगे, नेट को वो नेट समझ ले, ये भी एक प्रकार का नॉइज हो सकता है। तो नॉइज किसी मैसेज या किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कम्युनिकेशन में नॉइज हो ही, लेकिन मैक्सिमम कम्युनिकेशन में नॉइज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हाँ, डिकोडिंग करने का मतलब है कि मैंने तो उसको मैसेज लिख के भेज दिया था कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा। उसको जब वो पढ़ता है और वो अपने माइंड में इसको समझता है, इनकोडिंग क्या था कि मैं अपने माइंड की चीज़ को मैसेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और डिकोडिंग क्या है कि मैसेज की चीज़ को फिर अपने माइंड में वो डाल रहा है। तो ये एक प्रकार का डिकोडिंग है और ये एक प्रकार का इनकोडिंग है। क्योंकि मैसेज को जब तक हम अपने दिमाग से समझेंगे नहीं, अपने दिमाग में इसको नहीं डालेंगे, तब तक उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। इनकोडिंग डिकोडिंग इनकोडिंग डिकोडिंग वाला जो रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वही एक प्रकार का ये हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कि ये तीन प्रकार की कम्युनिकेशन हम लोग को पढ़ने होते हैं। पहला है लिनियर मॉडल, दूसरा है इंटरेक्टिव मॉडल, तीसरा है ट्रांजेक्शनल मॉडल। इसको हम लोग देखेंगे। अगला इसमें डायरेक्ट और नेचुरल कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा इससे अलग है। आगे ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ये जो है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वहां से बोतल लेके निकाल लीजिए, ओके। अब बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जैसे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? वही चीज़ है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या दो से अधिक लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन है कि जब दो से अधिक लोग या एक पूरा ग्रुप जो आपस में कोई बात करता है तो उसे हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि एक साथ जो है लगभग 100 से ऊपर लोग जब जब बात करते हैं तो उसे हम लोग मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। जनसंचार जिसमें मीडिया, पेपर, ये सब जो है ट्विटर वगैरह, ये मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। क्या बोल रहे हैं प्राची? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति जो है बोलने वाला हो और बहुत ज़्यादा लोग जो है सुनने वाले हों। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से तो समझेंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया जो है होता है, ठीक है। डायरेक्ट एंड नेचुरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं सामने वाले से जो है डायरेक्ट बात करता हूँ। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि मैं किसी मीडिएटर के थ्रू जो है बात करना चाहता हूँ, बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका जब आ जाती है तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। पहला है ट्रांसमिशन या लिनियर मॉडल, जिसको हम लोग प्रेषण या रैखिक मॉडल भी बोलते हैं। डिफिनीशन इसका देखेंगे। दिस मॉडल डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज ए वन वे प्रोसेस वेयर ए सेंडर ट्रांसमिट ए मैसेज टू ए रिसीवर थ्रू ए चैनल। ये एक लिनियर कम्युनिकेशन है। लिनियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि केवल बोलने वाला बोल देता है,
समझने वाला सुन लेता है, इसको कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, ये जो है दोबारा इसको बता नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन, नो फीडबैक लूप, कोई लूप नहीं होता है। एग्जाम्पल, जो रेडियो से ब्रॉडकास्ट या पब्लिक अनाउंसमेंट जो होती है वो लिनियर या ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है मॉडल। ओके, क्लियर है सबको? लिनियर कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी पहले अभी कुछ देर पहले जो बात किया कि सामने वाला पर्सन जो है जो बोलना है उसको बोल देता है, सुनने वाला सुन लेता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं होता है कि इसके ऊपर जो है कोई प्रतिक्रिया दे सके अपने बोलने वाले के समक्ष। बताइए, क्लियर है? ओके, दूसरा इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल में जो है ये टू वे कम्युनिकेशन होता है और प्रॉपर जो है दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। दिस मॉडल कंसिडर कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर पार्टिसिपेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। एग्जाम्पल के रूप में क्लासरूम डिस्कशन वेयर स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड टीचर रिस्पॉन्ड्स। ये टू वे फीडबैक इज प्रेजेंट इम्फेसाइजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट, ये सबको पता होता है। क्लियर है ये? आगे है ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन। इसका डिफिनीशन अगर देखें तो दिस मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन ए डायनेमिक प्रोसेस वेयर बोथ पार्टिसिपेंट्स आर साइमल्टेनियसली सेंडर एंड रिसीवर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक इसमें जो सेंडर होता है वो एक टाइम पे रिसीवर बन जाता है और जो रिसीवर होता है वो एक टाइम पे सेंडर बन जाता है। ट्रांजैक्शनल नहीं होती है क्योंकि ये जो होती है वो दोनों लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो साइमल्टेनियस नहीं होता है, वो लगातार नहीं होता है। ठीक है, ये टू वे कम्युनिकेशन बस है, हमको इतना पता है कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों जो है आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन पहला जो इसमें कि ये साइमल्टेनियस नहीं होता है। क्लासरूम में क्या है कि टीचर जो है वो अगर बात करता है 45 मिनट तो सामने वाले बंदे को जो अगर बात करनी है, बच्चों को बात करनी है, तो उनको मात्र 2 या 3 मिनट या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट टाइम जो वो मिल सकता है। दोनों साइमल्टेनियस नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, जो डायलॉग हो रहा है दो लोगों के बीच में अगर कोई डायलॉग हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शनल आएगा। लेकिन इंटरेक्टिव मॉडल का मतलब है कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बस मैसेज जो है इधर से इधर जा रहा है और साथ में जो फीडबैक के रूप में वापस आ रहा है। क्लासरूम में बस फीडबैक इज प्रेजेंट होता है, मतलब कि मैं बोलूँ लास्ट में कि समझ में आया तो बच्चे बोलते हैं हाँ, तो ये क्या है, फीडबैक मिल रहा है। लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन है वो साइमल्टेनियस नहीं हो रहा है, बच्चों की प्रेजेंस और टीचर के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, और ट्रांजेक्शनल में बोलते हैं कि एक मैसेज के बाद जो है, एक मैसेज के बाद या एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है और रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है, और ये सारा प्रोसेस जो साइमल्टेनियस होता है। फीडबैक जो होता है वो इमीडिएट होता है, तुरंत फीडबैक जो है मिलता है। और इम्फेसाइज द रेशनल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेशनल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन वेयर बोथ पार्टीज एक्सचेंज मैसेज एंड इंटरप्रिटेड नॉन वर्बल क्यूज। फेस टू फेस कन्वर्सेशन किसी के बीच में हो रहा है जहाँ दोनों पार्टी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक टाइम पे एक पार्टी जो सेंडर है, दूसरा पार्टी जो रिसीवर है। तो ये सारी बातें जो हम लोगों को ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? क्या दिक्कत है इसमें गीतांजलि? ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रकार का टू वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, इतना हम लोग समझेंगे।
जहाँ जो है पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोग, दो लोग, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या है कि क्लासरूम में आप लोग कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं, बोल बहुत कम रहे हैं, लेकिन मैं जो है ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन आप अभी किसी से फ़ोन से बात करें, किसी फ्रेंड से जब फ़ोन से बात करें, तो वहाँ सामने वाला पर्सन भी उतना ही बोलेगा जितना आप बोलेंगी। दोनों लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे और सारा प्रोसेस जो साइमल्टेनियस होगा। तो एक प्रकार का इसको हम लोग ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि इसमें जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग साइमल्टेनियस होता है, फीडबैक जो होता है वो तुरंत होता है, इमीडिएट होता है। और इसमें जो होता है कि रेशनल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को जो है हम लोग इम्फेसाइज करते हैं। रिलेशनल, एक दूसरे से जो है चीज़ों को संबंधित करने, एक बात से जो है दूसरे बात को अ, मतलब रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? कौन सी पार्टीज? हाँ, वो भी आ सकता है, मतलब दो लोग जहाँ, हाँ, डिबेट वगैरह भी इसमें आ सकती है, अगर दो लोग साइमल्टेनियसली जो है डिबेट कर रहे हैं तो। आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में डायरेक्ट एंड नेचुरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आर अकर नेचुरली एंड फेस टू फेस विदाउट एनी इंटरमीडिएट रीच। टॉकिंग टू ए फ्रेंड इन पर्सन। नेचुरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी से जो है हम सामने टू सामने जो है बात करते हैं। इसमें चैनल का यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं। फेस टू फेस बात करते हैं, जब फिजिकली बात करते हैं जब, तो वो क्या है, नेचुरल कम्युनिकेशन है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएटरी जो है वो आ जाते हैं। कम्युनिकेशन डाटा का थ्रू द इंटरमीडिएटरी आर मीडिया। व्हाट्सएप के थ्रू अगर किसी से बात करें, टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या फ़ोन के थ्रू अगर किसी से बात करें, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इसमें किसी न किसी चैनल की आवश्यकता हमको पड़ती है, और बीच में इंटरमीडिएटरी जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। फीडबैक में भी डिलेड हो सकता है। मैंने किसी को मैसेज किया, वो जो है 10 मिनट बाद आंसर देता है। मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, वो 10 मिनट बाद जो है रिसीव करके उधर से कॉल बैक करता है। लेस नॉन वर्बल क्यूज। इसमें जो है नॉन वर्बल चीज़ों की जो है यूज, भूमिका जो है बहुत कम होती है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है वो हमको ऑडियो या मैसेज के फॉर्मेट में दिखता है, नॉन वर्बल फॉर्मेट में बहुत कम दिखता है। वर्बल और नॉन वर्बल सबको क्लियर है ना? वर्बल का मतलब होता है कि कोई पिक्चर हो जिसको हम लोग आंखों से देख के समझ सकते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है कि वो ऐसा कुछ ना हो जिसको हम लोग अपनी आंखों से समझ सकें। जैसे कि कोई इमोजी है, वो वर्बल हो सकता है। एक मिनट, मैं लग रहा है उल्टा बता रहा हूँ। हाँ, जस्ट यही उल्टा हो गया। वर्बल का हिंदी जो होता है वो होता है भाषाई, शायद। हाँ, शाब्दिक संचार, बहुत अच्छा। जिसको हम लोग अपने शब्दों के द्वारा बता सकते हैं वो जो है वर्बल होता है। और जिसको बिना शब्दों के किसी पिक्चर वगैरह से अगर बताते हैं तो उसे हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या अंशु? क्यों ज़्यादा होंगे? सौ 100 मैसेज किसी को करती हैं तो उसमें कितने ज़्यादा इमोजीज आप यूज कर सकती हैं? लेस नॉन वर्बल यूज कर सकती हैं, आप करते होंगे, लेकिन मैं आज तक इमोजी किसी को सेंड ही नहीं किया।
ठीक है। लेस नॉन वर्बल क्यूज का मतलब है कि थोड़ा सा कम जो है नॉन वर्बल क्यूज हम लोग यूज करते हैं। और इसको अगर देखा जाए किसी के फेस टू फेस अगर बात करते हैं तो वहाँ जो है वर्बल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नॉन वर्बल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग बात करके उसको समझ जाएंगे कि किस टाइप का बात करना चाहता है, वो वर्बल है, नॉन वर्बल है। उसके क्या नाम है, बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वो नॉन वर्बल के अंदर आता है। उसके जो है टोन से या पिच से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वो नॉन वर्बल के अंदर आता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं जब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे कि ये सब चीज़ों की यूज जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आप इमोजी और स्टिकर्स के अलावा और क्या यूज कर सकती हैं, बताइए। मैंने बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में इन्होंने बोला कि नॉन वर्बल लगभग सेम ही होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में। तो अगर हम आपके मान लीजिए किसी से आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस बात करें फिजिकली मिलके, तो वहाँ आप कौन कौन से नॉन वर्बल चीज़ों को प्रेफरेंस देंगी उस कम्युनिकेशन के दौरान। पहला कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगी बात करते समय कि वो हंस के बात कर रहा है, रो के बात कर रहा है या सैड होकर बात कर रहा है, इन सब चीज़ों का भी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा तो हाँ, नहीं तो नहीं पड़ेगा, बताइए। दूसरा है, हाँ तो वो वही जो होती है वो नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं, बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल होगा। तीसरा है उसके बात करने की टोन या पिच, ये भी नॉन वर्बल के अंदर आता है। और ये सब चीज़ों का हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कब करते हैं, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं किसी से। अगर किसी से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, मान लीजिए कि फ़ोन पे अगर बात करें तो उसमें हम टोन का यूज कर सकते हैं, पिच अप डाउन, अप एंड डाउन। अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे वहाँ, बॉडी लैंग्वेज दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। मैसेज, अगर किसी से मैसेज के थ्रू बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वहाँ स्टिकर और इमोजी के अलावा और कोई वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो वही वही बात जो है यहाँ बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में लेस नॉन वर्बल क्यूज होते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रिच इन नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, बताइए प्राची। ओके, इंट्रापर्सनल, सबको पता है कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं या किसी चीज़ को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो जो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरनल डायलॉग, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, ज़्यादा हो जाए तो लोग पागल बोलने लगते हैं, ये जो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्लियर है, हाँ हाँ। ड्रीम वगैरह जो होता है वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। या सोते समय कोई कुछ बड़बड़ाता है, बोलता है, तो वो भी जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ एक से अधिक लोग जो है कम्युनिकेशन में जो है इन्वॉल्व हों। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू या मोर इंडिविजुअल्स, ये कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड जॉब इंटरव्यू एक प्रकार का इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस इंटरेक्शन इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन डेट अकर विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए टीम मीटिंग, वर्क एंड स्टडी ग्रुप डिस्कशन, ये प्रकार का ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंटेंडेड रीच ए लार्ज ऑडिशन थ्रू मास मीडिया, इसमें जो बोलने वाले व्यक्ति कम होते हैं और सुनने वाले व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज मीडिया होता है, तो वो जो है एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स, वन टू मैनी कम्युनिकेशन, एक बोलने वाला होता है और मैक्सिमम लोगों से बात करता है, तो ये है। यूज ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी, पोटेंशियल फॉर वाइड रीच, एक बात जब मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाती है तो वो जो है मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाता है। ओके, हाँ, मन की बात वो एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट है। कोई न्यूज चैनल कोई बात करता है तो
कोई ऐसा यूट्यूब पे कोई प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं, वो मास मीडिया हो सकता है। कोई भी ऐसा चैनल हो जिसमें न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ एक व्यक्ति छापता है और उसको पढ़ते हैं लाखों लोग, तो यह भी तो एक प्रकार का ये मास कम्युनिकेशन का ही है। बताइए, क्लियर है सबको? तो वही चीज़ यहाँ थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। लिनियर कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर रिसीव करता है, कोई फीडबैक की व्यवस्था जो है वो नहीं होती है, नॉइज हल्का फुल्का हम लोग को देखने को मिल सकता है। लीनियर कम्युनिकेशन में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, लेक्चर प्रेजेंटेशन, बुक पब्लिकेशन, लेटर और मेमोज, न्यूज़ लेटर, ईमेल्स, ये जो होते हैं ये लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब कुछ ऐसे मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे जिसमें लिनियर कम्युनिकेशन के अंदर जो बातें पूछी जाती हैं। कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो लिनियर कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर मॉडल बना के बैठे हैं कि अगर कोई इस तरीके से बात करता है तो वो मेरा मॉडल जो है वो फॉलो करता है। तो ये हम लोग देखेंगे जिसमें लासवेल का मॉडल आता है, अरिस्टोटल का मॉडल आता है, बर्लो एसेंसियर मॉडल आता है, शैनन एंड बीवर का मॉडल आता है। ये हमको याद रखना है कि ये जो है लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल, इसको हम लोग बहुत आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे अभी। लासवेल का मॉडल, अरिस्टोटल का मॉडल, बर्लो एसेंसियर मॉडल और शैनन एंड बीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव देखिए, शैनन एंड बीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज एसेंसियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए गीतांजलि, मेमोज नहीं जानती हैं आप? कोई जानता है मेमोज मतलब क्या होता है? कोई नहीं जानता है? प्रचार के दौरान, कभी किसी चीज़ का प्रचार के दौरान कोई आपको कुछ पकड़ाया है कि ये कोचिंग संस्थान का ये ऐड देख लीजिए, वो एक प्रकार का मेमोज होता है। या बीजेपी वाला कोई जाए और पर्चा दे के जाए आपको कि हमारे पार्टी का एजेंडा जो है ये है, वो भी एक प्रकार का मेमोज है। लेटर आर मेमोज इसको बोलते हैं, कि जिसमें कोई बातें लिखी होती हैं और वो जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसमें बहुत सारी पॉइंट्स जो बातें लिखी होती हैं, उसी को हम लोग मेमोज बोलते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फिगर से देख लेंगे। इनकोडर सोर्स डिकोडर होता है, डिकोडर सोर्स डिकोडर, रिसीवर फील्ड एक्सपीरियंस, सोर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है कि दोनों के बीच जो है बातचीत करने का एक्सपीरियंस या फील्ड जो है एक ही होना चाहिए। ये मैसेज करेगा, ये पढ़ेगा, फिर फीडबैक देगा। फीडबैक एक मैसेज के रूप में हो सकता है, लेकिन ये जो है सिंक्रोनस नहीं होता है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब समझ रही है आप लोग? मैंने अभी पीछे बताया था। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइव, कि एकदम एक व्यक्ति बोल रहा है तो उधर से जो है डायरेक्ट मैसेज हमारे पास आ जाता है। और एसिंक्रोनस का मतलब है कि लाइव जो है बातचीत नहीं होती है। हाँ, रिकॉर्डेड का मतलब है किसी को आपने मैसेज भेज दिया, उसने पढ़ा, फिर ईमेल किया, फिर आपने पढ़ा, फिर ईमेल किया, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो कब पढ़ रहा है, कब वो जो है मैसेज भेज रहा है। हाँ बताइए।
हाँ लिनियर हो जाएगा। हाँ तो ऐसा नहीं है कि जो लिनियर में हो वो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस के अंदर नहीं हो सकता है, वो एसिंक्रोनस हो सकता है ना, लाइव नहीं है तो। इसको हम लोगों ने पढ़ा। एग्जाम्पल इसका है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपुल या मोर पीपुल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, टेली कॉन्फ्रेंस, चैट रूम्स। ये इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है जस्ट लाइक इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में होता है, बस ये होता है कि ये साइमल्टेनियस होता है, लगातार होता है। जो रिसीवर है वो एक टाइम पे सेंडर बन जाता है, जो सेंडर है एक टाइम पे रिसीवर बन जाता है, और ये इनकोडर डिकोडर दोनों होता है, ये भी इनकोडर डिकोडर दोनों होता है। तो ये हमको याद रखना है बस, ठीक है। टेलीफोन कॉल, पर्सनल मीटिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, लाइव चैटिंग, ये इसके एग्जांपल हैं। एक चीज़ और यहाँ है कि लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक बार फिर से देख लेते हैं। सारी वही चीज़ बातें लिखी गई हैं जो मैंने बताया है। ओके, ये वर्बल और नॉन वर्बल जिस पर हम लोगों ने बात किया उसको मैंने आगे लिखा हुआ था बहुत अच्छे से, उसी को देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पोकिंग वर्ड कन्वे ए मैसेज, ठीक है। वर्ड का यूज किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में। फेस टू फेस कन्वर्सेशन और टेलीफोन कॉल्स हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, मीटिंग जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। एडवांटेज क्या है? इमीडिएट फीडबैक एंड इंटरेक्शन, टोन एंड पिच कैन बी कन्वे इमोशन एंड एम्फेसाइज पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि टोन एंड पिच जो होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। क्लैरिफिकेशन कैन बी शॉर्ट इंस्टेंसली, मतलब तुरंत जो है हमको ये पता चल जाएगा क्लैरिफाई हो रहा है चीज़ें या नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अकर ड्यू टू डिफरेंट एक्सेंट ऑफ स्पीच, स्पीड, ये हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वर्बल का मतलब है मौखिक संचार जो केवल स्पोकिंग वर्ड्स के थ्रू होता है, वो वर्बल है, ठीक है। और नॉन वर्बल जो है वो जो है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू अगर नहीं होता है तो वो हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, प्रोसेमिक्स, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। प्रोसेमिक्स क्या होता है? द यूज ऑफ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, हाँ, ये फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग, फ्लोइंग, रेजिंग आईब्रोज, ये एक प्रकार का वर्बल एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है। गेस्चर, नोडिंग, वेविंग, पॉइंटिंग, पोस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग पोजीशन कैन कन्वे कॉन्फिडेंस, ओपननेस एंड डिफेंसिवनेस। ये हम लोग देख सकते हैं कि कभी हमको एकदम अचानक से किसी के सामने खड़े होकर बोलने को बोल दिया है तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में। वहीं अगर हमको एक इम्पोडियम दे दिया जाए जिसके ऊपर अच्छे से बात करने की वो जो होता है, वहाँ जो हम लोग थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। आई कांटेक्ट, मेंटेनिंग एंड अवॉइडिंग आई कांटेक्ट टू कम्युनिकेट अटेंशन एंड डिस्कम्फर्ट। प्रोसेमिक्स, द यूज ऑफ स्पेस टू कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, एग्रेशन एंड फॉर्मेलिटी। ओके, टोन और
क्या क्या बोल रही हैं? लिख के अगर देते हैं तो वो नॉन वर्बल है ना। वर्बल का मतलब होता है मौखिक संचार, जो मुंह से बोल के किया जाए उसको हम लोग मौखिक संचार बोलते हैं। और गैर मौखिक संचार का मतलब है कि कोई ऐसा चीज जिसको वर्ड्स के थ्रू या बोल के। सेमिनार क्यों आएगा इसमें? पोस्चर का मतलब है कि हमारे बॉडी का पोजीशन, और गेस्चर का मतलब है किसी चीज को, यहाँ पॉइंटिंग, वेविंग या नोडिंग, ये 3 प्रकार के गेस्चर हैं। गेस्चर्स को सर्च कर लेंगे हम लोग, गेस्चर क्या होता है। गेस्चर का मतलब होता है इशारा, इशारा करना। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? कैन री इन्फॉर्मेंस वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे इमोशन एंड एटीट्यूड इफेक्टिवली यूजिंग व्हेन लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट। डिसएडवांटेज कैन बी एम्बिगियस एंड मिसइंटरप्रिटेड, कल्चरल डिफरेंस कैन बी अफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है। आगे है ग्राफिकल एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारे डायग्राम, चार्ट, आइकॉनिक, इंफोग्राफिक्स, मैप वगैरह जो आते हैं, ये हमारा इसके अंदर आता है। जो हमारा वो क्या बोलते हैं, इमोजीज वगैरह जो आते हैं वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ग्राफिकल एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यूज एन विजुअल एलिमेंट्स सच एज इमेज, सिंबल्स, चार्ट एंड ग्राफ टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इसमें डायग्राम, आइकन, सिंबल्स, इंफोग्राफिक्स, मैप वगैरह जो होते हैं ये इसमें आते हैं। एडवांटेज क्या है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेड, विजुअली अपीलिंग एंड इंगेजिंग। ये हम लोग देखें। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी मिस इंटरप्रिटेड इफ नॉट डिजाइन क्लियरली, नॉट इफेक्टिव फॉर कन्वेइंग डिटेल टेक्सुअल इंफॉर्मेशन। ओके, क्लियर है? आगे रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिटेन वर्ड, कन्वे मैसेज, एटीट्यूड, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ईमेल, लेटर, रिपोर्ट ऑफ मेमोज, टेक्स्ट मैसेज, चार्ट, बुक एंड आर्टिकल्स। ये प्रकार रिटेन कम्युनिकेशन के अंदर है। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आने चाहिए। provides a permanent record to communication, can be edited and revised before sending, suitable to detail and complex information. Disadvantage क्या है इसका? lack of immediate feedback, can be time consuming to produce, misinterpretation can occur without non-verbal cues. ठीक है। ओके, आज का मटेरियल जो है समाप्त होता है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे ये थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में, SMCR, इन सब मॉडल्स के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मैं देखिएगा आप लोग, KVS मैदान की बुक है तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, लगभग 12 से 15 मॉडल तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जिसमें कुछ लिनियर होंगे, कुछ ट्रांजेक्शनल होंगे, कुछ देख ही लेते हैं, हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब होता है इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं जब कोई पॉलिटिकल मीटअप वगैरह होता है, जैसे कि अभी भाषण वगैरह जो होता है, स्पीकर क्या करता है, स्पीच देता है, उसका एक ओकेशन होता है, ऑडियंस होती है उसमें, और सबसे लास्ट में जो इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी इसका जो हमको सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस सबसे जरूरी है याद रखना, कि आपसे पूछा जाएगा कि मैनेज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना होगा कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। स्पीकर होते हैं, वो अपनी बात
स्पीच के थ्रू जो लोगों के पास पहुंचाते हैं, और वो एक ओकेशनली जो है बोलते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिकल अगर मीटअप है तो वो एक ओकेशन है, उसमें जो है ऑडियंस इकट्ठा होते हैं, और सबके लास्ट में जो होता है इफेक्ट होता है, SSOAE। इसका हम लोग याद रखेंगे, स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 3 BC बिफोर क्राइस्ट। जब लोग अभी सही से बोलना सीख रहे थे तो उस समय ये अपना मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ही बना के बैठे थे। द मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सप्लेन ए वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू मॉडल द स्पीकर प्ले ए की रोल टू कम्युनिकेशन। सबसे अधिक की रोल जो होता है वो एक स्पीकर का होता है, वो क्या स्पीच देता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें की रोल कौन प्ले करता है, एक स्पीकर। ठीक है, एलिमेंट्स जो हम लोग याद रखेंगे, स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। 5 स्टेप इसका होता है, यही जो हमसे पूछा जाता है। कौन सा ये? He she should understand his target audience then prepare his speech। इसका एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है हमारे पास, मोदी जी को ले लेते हैं। जब वो जाते हैं पंजाब में तो वो बोलने लगते हैं पंजाबी, पंजाबी एक्सेंट में बोलने लगते हैं। जब बनारस में आते हैं तो कई बार वो भोजपुरी बोलने लगते हैं, इस टाइप का बात करने लगते हैं। जब वो जिस तरीके का ऑडियंस पाते हैं उस तरीके की बात जो है वो करने लगते हैं। तो ये जो होता है एक स्पीकर के रोल को जो है ये डिस्प्ले करता है। समझ में आया? हाँ हाँ, जैसा मान लीजिए कि मेरे सामने अगर 5th क्लास का कोई बंदा है तो 5th क्लास को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ मैं अगर स्पीकर हूँ तो अपनी पूरी स्पीच को इस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही तैयार करूँगा। ये नहीं कि वहाँ जाके मैं इतना भारी भारी शब्द बोल रहा हूँ जो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि ही शुड अंडरस्टैंड हिज टारगेट ऑडियंस देन प्रिपेयर हिज स्पीच। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि जैसी हमारी ऑडियंस है जिसको मैं स्पीच देने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीच को तैयार करना चाहिए। 5th क्लास का कोई बच्चा है तो उसको अगर हम लोग MA या BA वाले बच्चे के वर्ड या कम्युनिकेशन लेवल से स्पीच अगर देने लगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसका इफेक्ट जो है हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पीकर को देख सकते हैं। जाहिर है भाषण देने वाला व्यक्ति वक्ता होता है। स्पीकर संचार प्रक्रिया का प्राथमिक तत्व है जो बातचीत शुरू करता है। एक वक्ता के बिना संचार कभी भी डिजाइन नहीं किया जा सकता और इस प्रकार के मौखिक और गैर मौखिक संचार प्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीच जो होता है वक्ता के द्वारा वो बोले गए वक्तव्य ही एक स्पीच होता है। संचार का संदेश जो वक्ता अपने दर्शकों को देना चाहता है स्पष्ट रूप से भाषण है। आमतौर पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वक्ता भाषण देता है, जैसे कि राजनीतिक नेता समर्थकों को प्रेरित करने के लिए प्रेरक भाषा देता है। ये हम लोग देख सकते हैं। ऑडियंस ओकेशन क्या है? ओकेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि उसको अवसर जब दिया जा रहा है बोलने का, किस अवसर पे वो बोल रहा है। अवसर संचार के संदर्भ में जो मूल रूप से बातचीत के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने में साथ साथ पर्यावरण को दर्शाता है। जैसे कि अगर हमें कोई स्पीच किसी के फर्नल में अगर देना हो, किसी के क्या बोलते हैं शोक सभा में अगर देना हो, तो वहाँ हमारे स्पीच की दशा और दिशा जो है अलग होगी। वहीं अगर कहीं हमको ऐसे जगह देना है जहाँ लोगों को एकदम मोटिवेट करना है, उस अवसर पे हमारे स्पीच और क्या बोलते हैं स्पीच की दशा और दिशा अलग होगी। तो ये एक अवसर है।
भाषण के पैटर्न को अलग किया जा सकता है। आइए एक राजनीतिक नेता का उदाहरण लें जो हमेशा सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक अभियान की घटनाओं सहित स्थिति के आधार पर भाषण देता है। ठीक है। इसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट के पहले शायद ऑडियंस था। क्या ऑडियंस सबको पता है, जो चीजों को सुनने वाला होता है तो ऑडियंस। बेशक भाषण को रिसीवर दर्शक होते हैं, श्रोताओं के लिए वक्ता भाषण को संबोधित करता है। यही कारण है कि दर्शकों को श्रोताओं के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम एक राजनीतिक अभियान का उदाहरण लेते हैं तो समर्थक दर्शक हैं। भाषण से प्रभावित दर्शक एक निष्क्रिय भूमिका में साथ कार्य करते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के ऑडियंस होते हैं। यह स्पीकर से रिसीवर तक संचार को सीमित करता है। ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय ऑडियंस का मतलब है कि मैं कुछ बोला जा रहा हूं और सामने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो एक प्रकार के पैसिव ऑडियंस है। इफेक्ट इसका क्या पड़ता है? इफेक्ट इसका पड़ता है कि मैंने लोगों को एकदम मोटिवेट कर दिया और जाके वो एकदम जो मैंने बोला था वो करने लगे। प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। कई बार भाषण के बाद जो है क्या होता है कि दंगा फसाद भी हो जाता है, कई बार जो है दंगा बंद भी हो जाता है। तो ये इसके इफेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है। यह दर्शाता है कि दर्शकों को राजी किया गया है या नहीं। एक उत्पाद बेचने के लिए प्रचार भाषण को पेशकश करने वाले विपणन प्रबंधन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि कोई अगर ऐड दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो उसका इफेक्ट अगर पॉजिटिव है तो उस प्रोडक्ट के सेलिंग में जो है हमको पॉजिटिव इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके सेलिंग में जो है हमको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, स्पीच थ्रू रेडियो स्टेशन, पॉलिटिकल स्पीच फिजिकली, एडवर्टाइजमेंट एंड टेलीविजन, एक प्रकार के एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ सबको? आगे है सैनन एंड बीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। 1948 में दो महानुभाव आते हैं। सैनन वाज अमेरिकन मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एंड बीवर आर अमेरिकन साइंटिस्ट। बोथ देम ज्वाइन टुगेदर राइट एन आर्टिकल बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल। ये दो मिले के एक आर्टिकल लिखते हैं बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल कॉल्ड ए मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। सैनन एंड बीवर मॉडल जो है, अगर इसको ध्यान से देखें तो 1948 के दौरान ये वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो उस समय एक ऐसा यंत्र हम लोगों को देखने को मिलता है जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था और ओवर एंड आउट करके इसको वो बोला जाता था। ऐसा कुछ देखा है आप लोगों ने? इसको क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं इसको। वॉकी टॉकी जैसे कुछ इसका नाम होता है, पता नहीं, नाम मैं भूल रहा हूँ। किसी को याद आएगा तो बता सकता है। ट्रांसमीटर भी कई बार बोलते हैं, जो भी हो। तो उसी दौरान जो है पूरे मैसेज को मैथमेटिकल थियरी के दौरान कम्युनिकेशन को इन्होंने बताया था कि ये पूरा कम्युनिकेशन जो होता है वो एक पूरा सिस्टम के दौरान सिस्टम से ही होता है। तो ये बोलते हैं कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है, वो मैसेज को ट्रांसमीटर में डालता है। ट्रांसमीटर जो है इसको सिग्नल के थ्रू एक बड़े सिग्नल के ऊपर डालता है। उसके बाद ये जो होता है रिसीवर सिग्नल के पास जाता है और ये मैसेज को जो है डेस्टिनेशन तक वो करता है। अब इसका एग्जांपल अगर देखें, किसी ने कभी उसका अगर प्रयोग देखा हो तो जब दो सोल्जर आपस में कभी बात करते थे ट्रांसमीटर के दौरान या वॉकी टॉकी से, तो वो क्या करते हैं कि अपने पीठ पे एक यंत्र लेके बैठे होते हैं। अगर बॉर्डर मूवी किसी ने देखी हो तो जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, बॉर्डर ही है ना, बॉर्डर ही है, हाँ, वो अपने पीठ पे एक यंत्र जो है लेके घूमते हैं जिसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स उनके मुंह के पास होता है और ये ट्रांसमीटर जो है एक दोनों के कॉमन नेटवर्क जो होता है वहां तक इसको ट्रांसमिट करता है। यहाँ से जो है मैसेज रिसीवर के ट्रांसमीटर तक आता है जो उसके पीठ पे लदा हुआ होता है और इसके थ्रू जो स्पीकर से वो डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है।
वन वे क्यों है कि हम लोग देखते हैं कि हर मैसेज के बाद वहाँ जो ओवर एंड आउट बोला जाता है, ओवर एंड आउट का मतलब है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली, आउट का मतलब है इसको भेज दो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वन वे कम्युनिकेशन के दौरान ही होता है। कुछ क्लियर हो रहा है या सब कुछ मिला जुला घुला पिला लग रहा है? ये सैनन एंड बीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो केवल आर्मी यूज के लिए बनाया गया था, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। और बॉर्डर मूवी का जो मैंने एग्जांपल दिया, कोई तो उसमें विवेक ओबराय शायद होता है जो ट्रांसमीटर वाला कार्य करता है, अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाँ, लीनियर है। ठीक है, वो वॉकी टॉकी होता है, यहाँ से बोला जाता है, उसके बाद ट्रांसमीटर में जाता है, ट्रांसमीटर से जो ये कॉमन सिग्नल जो दोनों का नेटवर्क होता है वहाँ तक जाता है, वहाँ से रिसीवर ट्रांसमीटर के पास जाता है, और वहाँ से जो डेस्टिनेशन का मैसेज जो है वो चला जाता है। कई बार बीच में नॉइज ज़्यादा जाते हैं तो ये मैसेज जो है डिलीवर नहीं हो पाता है। ठीक है, फ़ोन को भी इसको ले सकते हैं। फ़ोन से अगर किसी से हम लोग वॉइस मैसेज किसी के लिए छोड़ते हैं, वॉइस मैसेज किसी को भेजते हैं, जो पहले के मोबाइल फोन्स में ज़्यादा यूज होता था, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स हमारा मुंह है और ट्रांसमीटर जो है हमारा फ़ोन है। फ़ोन से ट्रांसमिट होके वो एक सैटेलाइट तक जाता था। सैटेलाइट जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ से जो रिसीवर के फ़ोन तक जाएगा और वहाँ से जो डेस्टिनेशन तक ये मैसेज डिलीवर होगा। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि वॉइस मैसेज जो पहले भेजा जाता था, तो वो भी एक प्रकार का सैनन एंड बीवर मॉडल का ही यूज किया जाता था। ठीक है, ये हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको अफवाहों वाला मॉडल बोलते हैं। अफवाहों वाला मॉडल। कोई एक स्पीकर स्पीच ओकेशन ऑडियंस इफेक्ट, SSOAE। इसको हम लोग याद रखेंगे कि बोलने वाला बोलता है, जो बोलता है वो स्पीच है, जिस लिए बोलता है वो ओकेशन है, जहाँ बोलता है वो ओकेशन है, जो सुनता है वो ऑडियंस है, और जो सबसे लास्ट में इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो इफेक्ट है। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको डांसिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, अफवाहों वाला मॉडल भी बोलते हैं। अफवाहों वाला मॉडल इसको क्यों बोलते हैं कि आप लोगों ने कोई एक ऐसा गेम होता है जिसको क्या बोलते हैं कि ये सामने वाले को कुछ और बोलता है कान में, ये उसको सामने वाले को कुछ और बोलता है। क्या गेम का नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ। पता करिएगा आप लोग, क्या बोल रहे हैं आप? पता नहीं, मैं इसका तो शुरू में मैंने एक मैसेज सामने वाले को पास किया, और वो जो है इस सामने वाले को बोलता है कान में। धीरे धीरे जब मैसेज धीरे धीरे जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो मैंने बोला था उससे लास्ट वाला मैसेज जो कितना डिफरेंट है। तो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ मैसेज होता है वो एक होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे लोगों के थ्रू जो है पास होता है तो लोग इसमें कुछ अपनी बातें को इंक्लूड करते जाते हैं, और धीरे धीरे जो होता है मैसेज जो एकदम विकृत हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि ये जब देखता है कि ये मैसेज जब इसके पास फिर से लौट के वापस आता है तो वही बात कितनी ज़्यादा विकृत रूप में होके आती है। कुछ समझ में आया? हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको देने वाले जो थे EX डांस एंड अमेरिकन, इसको इसीलिए डांसिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसको देने वाले जो हैं EX डांस हैं। ये कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं। प्रोपाउंड हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन 1967। हिज मॉडल पॉपुलरली नोन इन डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हेलिकल मॉडल ऑफ डांस। इससे समझेंगे कि जो सोर्स ऑफ मैसेज होता है केवल एक पर्सन होता है। धीरे धीरे मैसेज जैसे जैसे लोगों के बीच में जाता है तो ये मैसेज
लोगों के थ्रू जो है लोगों में पास होता जाता है, और इसमें जो है कुछ दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती हैं। मेरिट इसका क्या है, डायनेमिक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, फीडबैक जो इसमें मिलता है, कम्युनिकेशन एज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इंटरेक्टिव होता है। डीमेरिट इसके क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट एक्सप्लेन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, नॉइज एंड बैरियर जो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ये है स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्वर स्क्रैम इसको बोलते हैं। इनका जो बुक है मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने इसमें जो है इस मॉडल को दिया था। हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है कल देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी। अब हम लोग थोड़ा सा जो है एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या हाल चाल है हम लोगों का। इसी से शुरू करते हैं 6 तारीख वाले पेपर से। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हमको मिलेंगे 21 से 25 के बीच में शायद, नहीं हाँ, देखिए पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ प्रोसेमिक्स। इसको मैंने अभी बताया क्या शायद, समीप्य विद्या। BCD, ओके ओके ओके, लेट्स सी क्या है इसका आंसर। तब तक सोचिए जब तक मैं इसका आंसर देता हूँ थोड़ा सा, और कुछ इसका मतलब समझिए। कोई एक लोग जो है फ़ोन पे सर्च करिए इसका मतलब, प्रोसेमिक्स समीप्य विद्या। हम्म। अच्छा, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। मुझको लगता है इसका आंसर जो है 4th होना चाहिए। आपको सही लग रहा है, आप सही हैं। ये क्राउडिंग, टेरिटोरियलिटी और पर्सनल स्पेस जो है ये प्रोसेमिक्स में आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आज।
बताना है कि विच आर द फॉलोइंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर डिटरमाइंड मीनिंग द कम्युनिकेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। थर्ड, बाकी कोई हिंदी वाले भी देख लें। निम्नलिखित में से कौन से संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार के अर्थ का निर्धारण करते हैं? फर्स्ट, इसका ये सही है। फिजिकल लोकेशन, पार्टिसिपेंट्स, प्रीसीडिंग इवेंट्स, ABC, absence ऑफ ऑडियंस, नॉन पर्सनल गोल, ये दोनों नहीं होगा। ABC, संचार व्यवहार मनोवैज्ञानिक संरचना है जो अधिक प्रत्यक्ष और खुले संचार के विकल्प के रूप में भावनाओं के रूप में भौतिक स्थान। प्रतिभागी का मतलब ऑडियंस होता है ना, पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स में तो ऑडियंस ऑलरेडी इंक्लूड होंगे ना। हाँ, तो इसलिए हम ई को छोड़ सकते हैं। फिजिकल लोकेशन है। आगे देखेंगे। वन ऑफ द फोर मैक्सिम ऑफ कन्वर्सेशन, क्वांटिटी मैक्सिम रिफ्लेक्ट द राइट अमाउंट्स ऑफ। ये तो कुछ ज़्यादा ही। क्वेश्चन फोर्थ इसका सही है, इंफॉर्मेशन। देखेंगे इसको भी अभी। When the primary function of communication is convey new information, it's known as।
सब लोग देखेंगे इसको। हिंदी वाले भी देख लेंगे। जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचनाएं प्रेषित करने का हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए अंशु, क्या लग रहा है? थर्ड या फोर्थ? देखते हैं। थर्ड इसका सही है, निर्देशात्मक कार्य। अभी हम लोग जो बेसिक है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद तो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। नहीं हो तो क्या, 16 से 20 तक 20 वाला बचा होगा शायद। According to Buddhism, linguistic communication should be used to adopt moral stance. Critical interceptions is not preferred by Buddhists as a part of intrapersonal communication. ज़्यादा थर्ड हिंदी वाले भी देख लें। बौद्ध धर्म के अनुसार भाषाई संचार का प्रयोग नैतिक सोच के अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। बौद्धियों द्वारा समालोचनात्मक आत्मालोकन को अंतर व्यक्तित्व संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती है। बताइए बताइए कौन सा होगा अंशु? इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से खुद की जो बात होती है। थर्ड इसका सही है। ठीक है, एक और पेपर हम लोग देख लेते हैं। जून का पेपर एक देख लेते हैं। बनेगा तभी जब कोशिश करें, क्या नहीं बनेगा, क्यों नहीं? देखिए 16 The information flow from media to opinion leaders and from them to target audience is a process is known as. देखिए क्या होगा। हाँ, सेकंड इसका सही है, 2 स्टेप फ्लो। ये काफ़ी सिंपल था। स्टेप्स हमको इसी में दिख रहे हैं। पहला बोला जा रहा है कि फ्रॉम मीडिया टू ओपिनियन लीडर, ओपिनियन लीडर से जो टारगेट ऑडियंस। एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, तो 2 स्टेप जो है फ्लो ये है। काफ़ी सिंपल है।
ये भी काफ़ी सिंपल है। अब यार सोचना होगा कि सांस्कृतिक होगा या सामाजिक होगा। पूछा जा रहा है कि एक कम्युनिकेटर के दृष्टिकोण से भाषा और अदल सिंबॉलिक सिस्टम मीम्स वगैरह या ये जो निमोनिक्स वगैरह हैं। हाँ थर्ड व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर, वही बोला जा रहा है कि एक कम्युनिकेशन करने वाले के दृष्टिकोण से भाषा और ये अदर सिंबॉलिक सिस्टम क्या है। सामाजिक उत्पाद है, बिल्कुल सही है। सोशल टारगेट्स, ठीक है। काफ़ी काफ़ी सिंपल है इसमें। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ ऑडियंस ऑफ एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। एनालॉग मीडिया को सूचना वाहक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें चित्रण योग्य संकेतों का यूनिवर्स असीमित है। एनालॉग मीडिया निरंतर सिग्नल पर आधारित होता है। एनालॉग मीडिया के प्रमुख उदाहरण फांट आधारित मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया, टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलीफोन, टेलीफैक्स, रिकॉर्ड ऑडियो कैसेट, फिल्म, फोटोग्राफी, वीडियो, यातायात संकेत आदि। कोई भी ऐसा मीडिया हो जो बार बार रिफ्लेक्ट होता है या बार बार सिग्नल जो है प्रोवाइड कराता है या बार बार चीज़ों को प्रिंट करता हो, तो उसको हम लोग एनालॉग मीडिया बोलते हैं। समझ में आया। एनालॉग मीडिया हम लोग उसको बोलेंगे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बार बार मैसेज या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा रहा हो, सिग्नल के थ्रू लोगों के पास बार बार भेज रहा हो, या बार बार कोई भी ऐसा काम है जो बार बार वो रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम लोग एनालॉग मीडिया बोलते हैं। इसमें जहाँ ये रेडियो, प्रिंट मीडिया, बुक पब्लिकेशन और ये प्रसारण मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलीफोन, टेलीफैक्स, रिकॉर्ड ऑडियो कैसेट, फिल्म, फोटोग्राफी, वीडियो, यातायात संकेत आदि, ये सब एनालॉग मीडिया के अंदर आते हैं। इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिलहाल बताइए अब इसके आधार पे कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। CDE ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पर्सनल एड्रेसेबल बिल्कुल नहीं होता है, किसी के पर्सनल व्यू पॉइंट से काम कभी नहीं करता है। एक को अगर हम लोग कट करेंगे तो दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। एक्टिव कंपेनर, सक्रिय अभियानकर्ता। लार्ज, लार्ज बिल्कुल सही। हेट्रोजेनस का मतलब है कि बड़ी, विषम, विषम का मतलब है कि कई प्रकार की कल्चरल विषमताएं हो सकती हैं, लैंग्वेज विषमताएं हो सकती हैं, तो हेट्रोजेनस ही होता है। एनॉर्मस का मतलब होता है कि अनाम होता है, इस पर किसी का नाम नहीं होता है, वो एनॉर्मस होता है। तो इस हिसाब से ज़्यादा सटीक मुझको CDE लग रहा है, और वही जो है सही भी है। काफ़ी सिंपल। आगे है द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स ऑफ मीडिएट कम्युनिकेशन में अफेक्टेड प्लurality एंड ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट।
हिंदी क्या होगा इसका सेकंड स्टेटमेंट का? इंटरनेट की कंपनियों के वैश्विक कॉर्पोरेट मालिकों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, न कि बहुलता आधारित जगत का अस्तित्व बनाए रखना। वहित संप्रेषण के संकेतों का केंद्रीकृत नियंत्रण इंटरनेट के अभिमतों की बहुलता। यहाँ जो है हमको लग रहा है कि दोनों सही होगा, दोनों इसका सही है। नेगेटिव कम्युनिकेटर मैक्सिमम लोग तो उसी लिए चलाते हैं ना। CDE ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो अब आप लोग जो है क्वेश्चन इसके कोशिश करिए थोड़ा सा सॉल्व करने का। हम लोग इसमें देखें ये कम्युनिकेशन जो है हम लोग अगर डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आसान होती हैं। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए इस क्लास को हमें लगता है कि यहीं रोक देना चाहिए। रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई है? 1 घंटे 42 मिनट।